नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। सत्ता का महासंग्राम, वो लड़ाई जिसको लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही हैं, वो लड़ाई, वो चुनाव जिसको लेकर कहा जा रहा है कि ये देश को नई दिशा देने वाला चुनाव है, तो कहीं ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र को और संविधान को बचाने वाला चुनाव है। और इस चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां चल भी रही हैं। कुछ खिलाड़ी मैदान में उतर चुके हैं, कुछ उतरने का इंतजार कर रहे हैं। हरियाणा में अभी कांग्रेस के प्रत्याशियों का इंतजार और उम्मीद थी कि आज शायद नाम आ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हरियाणा कांग्रेस में अभी भी उम्मीदवारों के नाम को लेकर बात नहीं बनी है। दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग हुई, वो खत्म हो चुकी है। हरियाणा से हर सीट पर सिंगल नाम लाने को कहा गया है। मीटिंग में कई नामों पर सरसरी चर्चा हुई। अब एक बार फिर से बैठक होगी। आज की इस बैठक में कुछ नामों पर चर्चा तो हुई, लेकिन अब केंद्रीय नेताओं ने कहा है कि हर एक सीट पर एक सिंगल नाम लेकर आइए। वो सिंगल नाम किसका होगा? कई नाम या कहीं पर दो नाम चल रहे हैं, लेकिन अब सिंगल नाम के साथ क्या बात बन जाएगी। लेकिन आज की बैठक में अहम बात यह रही कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद थे, उदय भान भी मौजूद थे, कुमारी सैलजा भी मौजूद थी और रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद थे। दीपक बाबरिया ने क्या कुछ कहा इस बैठक के खत्म होने के बाद, वो आपको सुनाते हैं। एक बार क्योंकि कई जगह पे पैनल थी, तो सीईसी का जो है एक सुझाव था कि इसको शॉर्ट लिस्ट करके दें, तो उसके बारे में आज या कल स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होगी, उसको हम शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे और अगली मीटिंग में उसके पूरा जो है क्लियर कर दिया एक बार दोबारा कहा गया स्क्रीनिंग की कमेटी। हाँ, क्योंकि कई जगह पे पैनल हुई थी, तो उनका कहना था कि आप हर जगह पे सिंगल नेम लेके आ जाओ। पेज फंसा हुआ है क्या लगातार इतनी दौर की स्क्रीनिंग? कोई पेज नहीं फंसा है। आपको मैं बड़े जो है आप सच्चाई से बताना चाहता हूँ कि हमारा प्रयास है कि 36 बिरादरी की जो है हमारी जो पूरे की पूरी कैंडिडेचर की लिस्ट बने और उसमें सभी लोगों को समाविष्ट करना, साथ में जीत की संभावना बनाना, सही कैंडिडेट को देना, और उसके लिए आपको बहुत ही जो है परामर्श करना पड़ता है, कई जगह से फीडबैक लेना पड़ता है, और हमारे लिए वो जल्दी नहीं है कि छठे चरण में है, इसलिए हम शांति से कर रहे हैं। सत्ता के महासंग्राम के लिए मैदान सज चुका है। आखिरी लड़ाई की तारीखें भी नजदीक आ रही हैं। नजदीक आती तारीखों को देखते हुए सियासी वार पलटवार का दौर तेज हो चुका है। मिशन 2024 के लिए बीजेपी और इंडिया गठबंधन की तरफ से ताकत झोंक दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने प्रचार में लगातार अपनी सरकार की उपलब्धियों के साथ विपक्ष पर, इंडिया गठबंधन पर तीखे हमले कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि अब तक 10 साल में जो कुछ हुआ वो तो ट्रेलर है, फिल्म तो कहते हैं ना कि ये तो ट्रेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है, तो अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। तो वहीं राहुल गांधी ने कहा कि ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। चुनाव में 400 पार की बात हो रही है, 400 पार की बात हो रही है, वो गारंटी दी जा रही है। गारंटी दंगा मुक्त प्रदेशों की दी जा रही है। 10 साल के काम और उपलब्धियों का जिक्र किया जा रहा है। और इस सब के बीच, चुनावी वार पलटवार के बीच, विपक्ष की तरफ से भी तीखे हमले किए जा रहे हैं। सरकार यह कह रही है कि जनता इसलिए विश्वास कर रही है क्योंकि विकास के काम बिना किसी भेदभाव के हो रहे हैं। तो विपक्ष कह रहा है कि यह देश का वो चुनाव है कि इसके बाद बहुत कुछ बदल जाएगा, लोकतंत्र बचाना है, तो इस चुनाव में हमारा साथ दीजिए। ये रिपोर्ट देखिए। ये जो अब तक हुआ है ना, वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। राजनीति में इतना आत्मविश्वास आसान नहीं, वो भी तब जब 2 कार्यकाल बीत चुके हैं और तीसरे कार्यकाल के लिए जनादेश मांगने के लिए जनता के दरबार में। आखिर क्यों पीएम मोदी को है तीसरी बार जीत के लिए इतनी गारंटी का भरोसा? जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। पीएम मोदी एनडीए की जीत के लिए इतने कॉन्फिडेंट हैं कि चुनावी मंच पर वो 10 साल के कार्यकाल के बाद इसे ट्रेलर बताकर तीसरे टर्म के लिए हुंकार भर रहे हैं। देखिए, जो अब तक हुआ है ना, वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। ये जो मोदी ने किया है ना, वो तो एपेटाइजर है, एपेटाइजर। अभी तो पूरी खाने की थाली आधी बाकी है।
मगर जो राजनीति में आज हो रहा है वो क्लियर है कि सब पार्टीज को नरेंद्र मोदी, ईडी, सीबीआई, इन इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके फाइनेंशियली मोनोपोली बना रहे हैं अपनी। और चुनाव के बाद रियलिटी है कि ये जो फाइनेंशियल मोनोपोली बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन, सारा का सारा इंफॉर्मेशन, किससे एक्सटॉर्शन किया है, किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद उसने कितना पैसा दिया है, वो पूरी ब्लूप्रिंट, पूरी की पूरी ब्लूप्रिंट इलेक्टोरल बॉन्ड्स में लिखी हुई है। तो नरेंद्र मोदी जी ने आज नहीं तो कल ऑपोजिशन को पूरी चार्जशीट, प्रूफ शीट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पकड़ा दी है। जिस 400 पार के नारे को लेकर एनडीए ने चुनावी हुंकार भरी, उसे हासिल करना इतना आसान भी नहीं है। सामने इंडिया गठबंधन से चुनौती है। देश में कई बड़े मुद्दे भी हैं। 2 कार्यकाल पूरा कर चुकी पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए के लिए असली परीक्षा ये चुनाव है, जिसमें बीजेपी के दावों के सामने इंडिया गठबंधन के सवाल हैं और तीखे हमले भी। चुनाव में मोदी की गारंटी या फिर इंडिया गठबंधन में ताकत। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए है, और एक तरफ वो गठबंधन है, गठबंधन इंडी गठबंधन, इंडी गठबंधन, इंडिया गठबंधन है कि नहीं है। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और इंडी गठबंधन कहता है भ्रष्टाचारियों को बचाओ। ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए, नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है। बीजेपी का गारंटी 0। आज तक कुछ किया है? 2 साल बीजेपी जीता है, एमएलए जीता है, एमपी जीता है नॉर्थ बंगाल से, चाय बागान का 10 लाख मजदूर का खाना बंद कर दिया था। चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी के बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है। यह मुद्दा बीजेपी चुनावी मंच से उठा रही है। लगातार बीजेपी भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर चुनावी मंच से हुंकार भर रही है कि भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस है। तीसरे टर्म में भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार होगा। उधर इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस ने अभी तक हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में किसी भी सीट पर अपने कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं किया है, जबकि इन राज्यों में बीजेपी ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारकर प्रचार की रफ्तार को तेज कर दिया है। चुनावी बार पलटवार तेज है। उत्तर से लेकर दक्षिण और देश के सबसे बड़े सूबे में यानी यूपी में सबसे बड़ा दंगल आर पार का है। क्या चुनाव में चलेगा दंगा मुक्ति के दावों का दांव? इतनी बड़ी फैक्ट्री है, सीमेंट की फैक्ट्री यहां लगेगी यूपी में। फैक्ट्री 17 के पहले सपना था, आज हकीकत है। कोई सोचता था, कोई सोचता था कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त होगा। आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है। चुनाव चंदा वसूलियों के खिलाफ होने जा रहा है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के दबाव बनाकर के जो चंदा वसूला है उसके खिलाफ मतदान होने जा रहा है। क्या भ्रष्टाचार पर प्रहार बनेगा बीजेपी के लिए चुनावी हथियार? मोदी कड़े और बड़े फैसले लेता है क्योंकि उसे 140 करोड़ भारतीयों के सपने पूरे करने हैं, और इसलिए मोदी की गारंटी है। क्या बीजेपी की जीत की गारंटी के पीछे 10 साल के बड़े फैसले हैं?
कांग्रेस लंबे समय शासन में रह करके काम करने में नाकाम रही है और जब कांग्रेस नाकाम रही है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मात्र 10 वर्षों में गरीब व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया, मात्र 10 वर्षों में इस प्रकार का सिस्टम देश के अंदर डेवलप किया कि देश के अंदर 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के बाहर निकालने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने मात्र 10 वर्षों में किया। चुनाव को लेकर बीजेपी और इंडिया गठबंधन का एजेंडा लगभग सेट है। चुनाव में बीजेपी का फोकस 10 साल में जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ विपक्ष की छवि पर हमले भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार ये कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि बीजेपी सरकार की हैट्रिक लगने वाली है। लोकतंत्र है, जनता ही आखिर फैसला लेती है। फिलहाल चुनाव का रंग जम चुका है, सियासी वार पलटवार का खेल जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। चुनाव के दौरान नेताओं की तरफ से बहुत से वादे किए जाते हैं और कई बार चुनाव के वादों को देखते हुए जनता ये भी कह देती है कि बड़ा गजब किया जो तेरे वादों पर यकीन किया। लेकिन घोषणा पत्र जारी किए जाते हैं अपनी पार्टी का कि अगर उनकी सरकार बनती है तो किस तरह का विजन रहने वाला है, वो एक पत्र जनता के सामने पेश किया जाता है। कोई इसको संकल्प पत्र कहता है तो कोई उसको घोषणा पत्र कहता है, कोई गारंटी पत्र कहता है। कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र तैयार किया है, जारी किया है और उसको नाम दिया है न्याय पत्र का। और इसमें बहुत सारे वादे किए गए हैं, कई गारंटियां ली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार ये कहते हैं कि गारंटी तो सिर्फ मोदी की है। जहां भी पीएम जाते हैं वो कहते हैं कि गारंटी शुरू होती है और पीएम मोदी की गारंटी पूरे होने की भी गारंटी है। तो कांग्रेस ने अपनी 25 गारंटियां दी हैं, जिसमें युवाओं पर फोकस किया है, महिलाओं पर फोकस किया है, किसानों पर फोकस किया है, जातीय जनगणना की बात की है, भागीदारी हिस्सेदारी की बात की है। कई बड़े वादे किए हैं। चुनाव में ये घोषणाएं कांग्रेस के लिए कितनी मजबूती लेकर आएंगी या फिर जनता के दिल तक कितना पहुंच पाएंगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हां, कई वादे, कई घोषणाएं बहुत दिलचस्प हैं और बहुत ऐसी नजर आ रही हैं जो लोगों को काफी आकर्षित कर सकती हैं, लुभा सकती हैं। लेकिन वोटों में तब्दील हो पाएंगी ये बातें, ये एक बड़ा सवाल है। वहीं बीजेपी की तरफ से कांग्रेस की इन घोषणाओं पर, कांग्रेस के न्याय पत्र पर, घोषणा पत्र पर क्या कुछ कहा गया, ये रिपोर्ट देखिए। क्या 5 न्याय 25 गारंटी कांग्रेस के लिए बनेगी बड़ा चुनावी हथियार। 24 का चुनाव गारंटी वाला दांव। कांग्रेस बनाम बीजेपी, चुनाव में किसकी गारंटी चलेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में देश के 2 बड़े राजनीतिक दल गारंटी के भरोसे जनता के दिल में जगह बनाने की कोशिश में। एक तरफ चुनावी मंच से मोदी की गारंटी है, गारंटी भ्रष्टाचार पर वार की, गारंटी तीसरे टर्म में देश को मजबूत बनाने की, गारंटी एनडीए के 400 पार सीटों के लिए, और मोदी की गारंटी है विपक्ष पर हल्ला बोल की। 500 साल बाद अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बना है और इसलिए देश कहता है जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। मोदी की इस गारंटी का जवाब देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने गारंटी और न्याय वाले दांव से दिया है। चुनावी मौसम में कांग्रेस ने चुनावी वादों का पिटारा खोल दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 48 पेज का घोषणा पत्र जारी किया, 5 न्याय 25 गारंटी का ऐलान किया। सबसे पहले आपको 24 के सबसे बड़े दंगल में कांग्रेस और बीजेपी की गारंटी और न्याय के दांव की बारीकी समझाते हैं। 400 पार के लिए बीजेपी का फोकस किस पर है और कांग्रेस ने मोदी को हराने के लिए कहां दांव चला है। 24 के चुनाव में कांग्रेस ने युवा, नारी, श्रमिक, किसान और भागीदारी न्याय पर फोकस किया है, जबकि मोदी की गारंटी ज्ञान यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 25 तरह की गारंटियां दी हैं। घोषणा पत्र को न्याय के दस्तावेज के तौर पर सामने रखा है। कांग्रेस ने युवाओं पर फोकस किया है। शिक्षित युवा को सालाना
1 लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप का ऐलान किया है। 30 लाख सरकारी नौकरियों का वादा है। पेपर लीक रोकने के लिए नए कानून और नीतियों का वादा है। युवाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए के स्टार्टअप फंड की बात है। महिलाओं पर फोकस करते हुए कांग्रेस ने गरीब परिवार की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए देने का वादा किया। केंद्र सरकार की नई नौकरियों में 50% महिला आरक्षण की बात है। आशा, मिड डे मील और आंगनवाड़ी वर्कर्स को ज्यादा सैलरी का वादा भी है। किसानों के लिए भी कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में बड़ा दांव चला गया है। एमएसपी की कानूनी गारंटी स्वामीनाथन फॉर्मूले के साथ पर दावा है। कर्ज माफी प्लान प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए परमानेंट आयोग का जिक्र किया गया है। फसल नुकसान पर 30 दिन के अंदर सीधे खाते में पैसा ट्रांसफर होने का वादा है। किसानी के लिए जरूरी हर चीज से जीएसटी हटाने की बात कांग्रेस ने घोषणा पत्र में की है। इसके अलावा मजदूरों के लिए भी ऐलान है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में दैनिक मजदूरी 400 रुपए करने और इसे मनरेगा में भी लागू करने की बात है। 25 लाख रुपए के हेल्थ कवर का जिक्र इस घोषणा पत्र में है। शहरों के लिए भी मनरेगा जैसी नई योजना शुरू करने की बात कांग्रेस ने की है। मोदी के सामने विपक्षी इंडिया गठबंधन चुनावी मैदान में है। एक तरफ पीएम मोदी का चेहरा है, दूसरी तरफ कांग्रेस समेत विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे। में सबको समान अवसर नहीं है और कई मुकदमे एक के ऊपर एक छोटी छोटी और हमारे पार्टी के ऊपर इतना बड़ा जुल्म किया और इतने हमारे को पेनल्टीज डाले। 3,567 करोड़ रुपए का हमारे ऊपर उन्होंने पेनल्टी डाली। क्या ये लेवल प्लेइंग ग्राउंड है? और ये हमारे ऊपर आज हो रहा, कल मीडिया के ऊपर होगा, मीडिया हाउसेस के ऊपर होगा, सबके ऊपर होगा। तो इसीलिए इसको, इस देश के डेमोक्रेसी को बचाना है, संविधान को बचाना है। इंडिया गठबंधन में डिसीजन लिया गया है कि हम मिलकर एक साथ आइडियोलॉजिकल चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव का माहौल पूरी तरह गरमाया है। घोषणा पत्र और संकल्प पत्र पर वार पलटवार है। ये जो 10 साल में हुआ है ना, 10 साल में जो विकास हुआ है ना, वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो मुझे बहुत करना है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। बहुत जरूरी है कि जनता इस बात को समझे कि ये नॉर्मल चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का चुनाव है और इसको लड़ना और जीतना बहुत जरूरी है। ये चुनाव 2-3%, 5% और बाकी हिंदुस्तान के बीच में चुनाव है। और जो बाकी हिंदुस्तान चाहता है वो इस मैनिफेस्टो में है, और जो 2% चाहता है, जो अदानी जी चाहते हैं, वो आप उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। उसमें उनकी रिक्वेस्ट लिस्ट पूरी की पूरी आपको मिल जाएगी। 2024 का सबसे बड़ा अखाड़ा पूरी तरह तैयार है। जिस चुनाव प्रचार में सियासी रंग अभी तक फीका लग रहा था, उसमें आरोप का जवाब आरोप से लगाने वाली राजनीति का अध्याय शुरू हो चुका है। कांग्रेस अपनी गारंटी के आधार पर पीएम मोदी और एनडीए के 400 पार को चुनौती देने के लिए मैदान में उतर आई है। मतदान की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, सियासी पारा भी उसी तरह चढ़ने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। चुनाव पहले वादे वाले होते थे, अब गारंटियों वाले चुनाव हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर, कांग्रेस की गारंटियों पर बयानबाजी तेज हो चुकी है। बीजेपी नेता कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की घोषणाएं सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। वहीं हरियाणा कांग्रेस की नेता, कांग्रेस की महासचिव कुमारी सैलजा ने कहा कि मैनिफेस्टो में हर बात पर ध्यान दिया गया है। जो बातें कही और आपने देखा कि कांग्रेस मैनिफेस्टो में हर एक का ध्यान दिया गया है। और पहले
जहां पर यूपीए का कार्य रुक गया था वहीं पर रुका हुआ है। केवल भाषणों के अलावा पिछले 10 साल में कुछ नहीं मिला। अब न्याय का समय आ गया है और कांग्रेस मैनिफेस्टो में न्याय की गारंटी दी है। हमेशा जनादेश को लूटने के लिए झूठ का पुलिंदा रहा है। मैं राज्य अनुसार पुरानी बातें करूं, हिमाचल में इन्होंने कहा था कि हम ओपीएस ले आएंगे, सरकार बनते ही इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पैसा दे। झूठ का पुलिंदा था। इससे पिछले वाले राजस्थान के और मध्य प्रदेश के चुनाव में राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिए थे कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर हम कर्ज माफ़ करेंगे। जनादेश को लूटा, इसलिए दोनों जगह इस बार जनता ने इनको पराजित किया है। अभी इसी प्रकार की झूठें ये इस घोषणा पत्र में लेके आए हैं। ये कह रहे हैं 1 लाख रुपया देंगे हम महिलाओं को, गरीब महिलाओं को सालाना। गरीब महिलाओं की संख्या ये निर्धारित करते करते कहाँ तक जाएगी? 10 करोड़ जाएगी, 15 करोड़ जाएगी। और 1 लाख रुपया इतनों को देते हैं तो 15 लाख करोड़ होता है। 10 लाख को देते हैं तो 10 लाख करोड़ होता है। देश का बजट 45 लाख करोड़, 47 लाख करोड़ इतना है। 1/3 बजट केवल पूंजीगत बजट है, बाकी रेवेन्यू बजट है। क्या किसी के लिए संभव है? झूठ का पुलिंदा है। हरियाणा में कांग्रेस की टिकटों को लेकर मंथन जारी है। कब कांग्रेस की तरफ से टिकटों का ऐलान किया जाएगा, इसको लेकर मीटिंग्स हो रही हैं और अभी और भी मीटिंग्स होना बाकी हैं। वहीं घोषणा पत्र की बात हो रही है, कांग्रेस के वादों की गारंटियों की बात हो रही है। इसको लेकर खबरें अभी तक से हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने खास बातचीत की। उन्होंने कहा कुछ क्या, वो भी सुनिए। सर, कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ है सर, काफी बड़ी जो गारंटियां हैं वो देखने को मिल रही है। ये जो है देश का, मैं जो घोषणा पत्र राहुल जी ने जो दिया है, खड़गे साहब ने दिया है, मैं समझ रहा हूँ इट इज़ गोइंग टू बी द गेम चेंजर। ये देश के लोग इसके लिए भारी मात्रा में मतदान करें। ये सरकार जब लोग न्याय मांगते हैं उसको गोलियां देती हैं, उसको प्रताड़ित करती हैं, मुकदमा लगाती हैं और कई जगह पे जो है इन लोगों को जो न्याय देना नहीं चाहते हैं। तो लोगों के पास भी अभी एक ही विकल्प बचा हुआ है कि ये घोषणा पत्र को देखते हुए, वो न्याय को मांगते हुए ये देश में फिर से जो है एक अच्छा समय लाने के लिए परिवर्तन ला दें। सर, युवाओं की आप बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, 25 गारंटियों में महिलाओं की बात कर रहे हैं। युवाओं की बात कर रहे हैं। युवाओं के जो मेन मुद्दे आपके सामने रखे गए हैं, अग्निवीर से लेकर हर जगह पे सभी के लिए नौकरी की बात की गई। नौकरी 2.5 साल की पकी, अप्रेंटिसशिप की 1 लाख रुपए की नौकरी की बात की गई है। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ख़त्म करने की बात कर दी गई है। महिलाओं के लिए हर परिवार में, गरीब परिवार में 1 लाख रुपया महिला का योगदान की बात की गई। 50% रिजर्वेशन की बात की गई। कई अनेक महत्वपूर्ण जो उसके एम्पावरमेंट के जो है कदम उठाए गए, जो ये सरकार ने आज ख़त्म कर दिया है और लोगों का शोषण सरकार खुद कर रही है, वो ख़त्म करने की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया, जिन्होंने खबरें अभी तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। घोषणा पत्र की बात करें या फिर उम्मीदवारों के चयन की बात करें, उन सभी मुद्दों को लेकर खबरें अभी तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। मेरे सहयोगी लक्ष्य के साथ राजा पटेल, दिल्ली। खबरें अभी तक। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ गरीबी हटाने की बात की, लेकिन गरीबी नहीं हटी। जबकि 10 साल में पीएम मोदी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। लोगों के चेहरे पर मुस्कान आई है। ये कांग्रेस के लोग बोलते हैं, लगातार जब चुनाव आता था ये बोलते थे चुनाव के समय गरीबी हटाएंगे, परंतु गरीबी नहीं हटी। ये नरेंद्र मोदी है जिसने गरीबों के हित के अंदर ये मजबूती से काम किया है। आज मुझे ये फख्र होता है आप लोगों के बीच में बताते हुए, नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी योजनाएं चलाई कि देश के अंदर 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर करने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। आप पिछला भी 10 वर्षों का कांग्रेस के कार्यकाल का आप मुआवजा देखिए कि उन्होंने पिछले 10 वर्षों के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी मात्र 11,100 करोड़ रुपया उन्होंने मुआवजा दिया और हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बनाई और इस डबल इंजन की सरकार ने 12,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते के अंदर मुआवजे का पहुंचाने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किया है। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला खुद कुरुक्षेत्र की सीट से, कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं।
लेकिन इसके साथ ही वो करनाल के उपचुनाव को लेकर एक बात कहते हैं कि अगर कांग्रेस कोई मजबूत उम्मीदवार उतारती है विधानसभा उपचुनाव के लिए करनाल में तो वो समर्थन करने के लिए तैयार है। लेकिन इसके अलावा उनके निशाने पर कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, जेजेपी भी है और आम आदमी पार्टी भी है। ये जरूरी है, अगर मनोहर लाल खट्टर को हराना है तो फिर हर हालत में एक उम्मीदवार आना चाहिए। एक उम्मीदवार आएगा तो मनोहर लाल खट्टर किसी कीमत पे चुनाव नहीं जीतता। और अगर अलग अलग उम्मीदवार उतारोगे तो उससे नुकसान हो जाएगा। आपकी बात हुई है किसी नेताओं से? मैं किसी के घर पे नहीं जाता। मैंने तुम्हारे माध्यम से खुल करके ये बात कही है। वो कोई इतने मूर्ख नहीं है जो सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है ना देखते, खबरों में क्या रहा है ना देखते। अब फैसला उन्होंने करना है कि इसके लिए हमें क्या करना है। अगर वो साझा उम्मीदवार नहीं उतारते तो इसका मतलब भाजपा से मिले हुए मनोहर लाल खट्टर का आसान उतारना चाहती है। मैं कहूँ भी कांग्रेस जो है केवल इनकी मदद करना चाहती है भाजपा। इसीलिए कांग्रेस के हुड्डा ने बारी बारी ये बात कही कि हम 10 की 10 सीट जीतने में सक्षम हैं, अकेले लड़ने में सक्षम हैं। कुरुक्षेत्र ये भाग्य कि नहीं भाग्य? अब यहाँ भी भागेंगे। आपके पास है कोई ऐसे उम्मीदवार का नाम, कोई मजबूत पार्टियों की सहमति बन सकती है? मैं कहता हूँ रोड बिरादरी के किसी अच्छे आदमी को टिकट मिलेगी तो वो जीत जाएगा। हर चुनाव में बहुत से मुद्दे गूंजते हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा इस बार चुनाव में गूंज रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हो रही है, ईडी की बात हो रही है, सीबीआई की बात हो रही है, शराब घोटाले की बात हो रही है और इसको लेकर एक दूसरे पर जमकर प्रहार किए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जेल से बाहर आए तो उन्होंने बीजेपी पर आरोपों की बौछार कर दी और बीजेपी नेताओं की तरफ से भी पुरजोर तरीके से पलटवार किया जा रहा है। दिल्ली शराब नीति को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी लड़ाई हर दिन नए अध्याय के साथ आगे बढ़ रही है। नए आरोपों के साथ जेल से बाहर आए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी को घेरा है। शराब घोटाले के पीछे सीधे सीधे बीजेपी का हाथ बताया। आरोप लगाया कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने के पीछे एक साजिश है। ये शराब घोटाला दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने किया है और इसके अंदर कोई छोटे मोटे लोग शामिल नहीं है। इसका भी खुलासा करूंगा आज। इसके अंदर कोई छोटे मोटे लोग शामिल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग इसमें शामिल हैं। शराब नीति घोटाले को लेकर संजय सिंह ने ईडी और बीजेपी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। टीडीपी सांसद मंगूटा रेड्डी और उनके पिता राघव रेड्डी के नाम का जिक्र किया। राघव मंगूटा पर आरोप था कि वो दिल्ली में आबकारी नीति घोटाले की साजिश में शामिल थे। और उन 5 महीनों में जो 7 बयान वो देता है उसमें भी पूछा जाता है 6 बयान में अरविंद केजरीवाल को जानते हो? अरविंद केजरीवाल ने कोई घोटाला किया है? अरविंद केजरीवाल पे कुछ बोलना है? उसने कहा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन 5 महीने की जेल के बाद वो टूट जाता है। और 7वां बयान 16 जुलाई को उसका होता है और वो बदल जाता है। संजय सिंह का दावा ये कि राघव मंगूटा ने दबाव के चलते अपना बयान बदला, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ गवाही दी। संजय सिंह ने दावा किया कि राघव मंगूटा से ईडी ने 7 बयान लिए, 6 बयान नहीं बदले। 7वें बयान को ईडी ने अपने हिसाब से इस्तेमाल किया। 7वें बयान तक राघव मंगूटा टूट गए, सरकारी गवाह बन गए। इसके साथ ही संजय सिंह ने बीजेपी और राघव मंगूटा के पिता मंगूटा रेड्डी के बीच भी कनेक्शन बताया। मंगूटा रेड्डी आंध्र प्रदेश के ओंगोल लोकसभा सीट से टीडीपी के उम्मीदवार हैं। टीडीपी एनडीए की सहयोगी पार्टी है। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में गवाह बनने के बाद राघव मंगूटा को जमानत मिल गई। संजय सिंह का आरोप है कि ईडी ने टीडीपी सांसद मंगूटा रेड्डी और उनके पिता राघव रेड्डी पर दबाव डालकर केजरीवाल के खिलाफ बयान दिलवाया। साजिश के पीछे बीजेपी है।
संजय सिंह के आरोपों के बाद बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर हमला तेज है। और भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द इसलिए है क्योंकि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके उन्होंने एक ब्लंडर कर दिया। और जब जब अब लोगों को अरविंद केजरीवाल जेल में है ये बात याद आती है, भारतीय जनता पार्टी के कई हजार वोट कम हो जाते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है लोग इस विषय में न है बात ना करें, सोचें ना, चर्चा ना करें, मगर अब ये चर्चा रोज होगी, घर घर में होगी, मोहल्ले मोहल्ले में होगी। भ्रष्टाचारी क्या बोल रहा है, आरोपी क्या बोल रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब ये केस चल रहा है और इस केस में कोर्ट ने भी उनकी गिरफ्तारी पे रोक लगाने से मना किया। ये सब कानूनी प्रक्रिया है। जो भ्रष्टाचार किया है वो बच नहीं सकता। हाँ, अगर कोई निर्दोष है तो उसको परेशानी भी नहीं होगी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी, ईडी के आम आदमी पार्टी पर पैसे लेने के आरोप पूरे चुनावी मौसम को गर्मा गया है। बीजेपी ने इस मुद्दे को चुनावी मंच से भी उठाया है। बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को भ्रष्ट बताने में जुटी है। आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी को शराब नीति केस में गवाहों पर उल्टा सवाल खड़ा कर रही है। यह मुद्दा चुनावी मंचों से गूंज रहा है। भ्रष्टाचार की लड़ाई चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।